हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज जो कहानी आप लोग का है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, जो कि हमारे समाज में जो जो कुरीतियाँ फैली हुई है उस पर कहीं ना कहीं लिखी गई है। तो चलिए, आज की कहानी का नाम जो है वो खाना बदोश है। और ये किस चैप्टर की कहानी है? ये आपकी हिंदी की अंतरा बुक की कहानी है, जो कि 11वीं की है। तो चलिए, इसमें हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे और चलिए जल्दी से लेखक परिचय की ओर चलते हैं। तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका लेखक का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 1950 में, और इनकी मृत्यु 2013 में हो गई थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता है। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े हैं। मतलब वो बहुत ही मुश्किलों से लड़ के उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया है। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। कहाँ रहे? महाराष्ट्र में रहे। वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। अब देखिए, उनका नाम वाल्मीकि है। वाल्मीकि कहीं ना कहीं दलित जो कास्ट होते हैं ना, उनके साथ आते हैं। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर की रचनाओं को पढ़ा और उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया। उसके बाद है सन 2013 में अस्वस्थ हो गए और दिल्ली में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। कहीं ना कहीं वो दलित समाज से मतलब बिलोंग करते थे, तो वो दलित साहित्य में ज़्यादा जोर दिए। और जो जातीय अपमान है, जातिगत जो छुआछूत जो हमारे समाज में कुरीति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा है। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और उसी अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। देखिए, इसमें बताया गया है, वो कहते हैं कि दलित जो है वही दलित की पीड़ा को समझ सकता है। जिस प्रकार है कि एक छोटा बच्चा ही एक छोटे बच्चे की पीड़ा को समझ सकता है, एक नौजवान ही एक नौजवान की पीड़ा को समझ सकता है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं एक दलित ही दलित की पीड़ा को समझ सकता है। क्योंकि ये भी दलित समाज से ही बिलोंग करते थे वाल्मीकि जी, और ये कहते थे कि मैं दलित की पीड़ा को समझता हूँ और उसे प्रामाणिक ढंग से अपने मतलब जो साहित्य में है उसे अभिव्यक्त भी करते हैं। और ये कहानी भी जो आप खाना बदोश पढ़ने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर निर्भर करता है। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उनकी आत्मकथा जो है जूठन, उसके अनुसार ही इनको साहित्य में अपना पहचान मिला। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सन 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। अलंकृत मतलब होता है उन्हें मतलब दिया गया है, अलंकृत मतलब होता है उसको सजाया गया है। जूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है। चलिए, अब हम लोग जल्दी से कहानी की ओर जाते हैं कि आखिर कहानी क्या है। जो कहानी हम लोग खाना बदोश पढ़ने जा रहे हैं, वो कहानी क्या है? खाना बदोश का मतलब क्या होता है? सबसे आपका पहला प्रश्न आता है कि खाना बदोश का मतलब क्या होता है। खाना बदोश का मतलब होता है सिर्फ कुछ करके खा लेना। जैसे आदि मानव जो थे, आदि मानव वो खाना बदोश थे, उनको कुछ भी मतलब नहीं था। वो किसी तरह से खाने का जुगाड़ करते थे और सिर्फ खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो चलिए, हम लोग जल्दी से देखते हैं कि कहानी आखिर क्या है, कहानी में क्या बताया गया है, कैसी ये मार्मिक कहानी है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, दलित साहित्य। उन मतलब इतना मान के चलिए कि वो दलित के थे, तो दलित से ही रिलेटेड जितने भी साहित्य हैं वो लिखते थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी खाना बदोश। क्या नाम है? खाना बदोश में मजदूरी करके किस तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातनाओं का चित्रण किया गया है। कि एक मजदूर के यातनाओं का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार मजदूर गुजर बसर करते हैं, उनके साथ कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मजदूर वर्ग
यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो उसे सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहीं ना कहीं देखिए ये सूबे सिंह जो है इस कहानी का गुंडा है। गुंडा मतलब वो थोड़ा मतलब नेगेटिव रोल निभाता है, जिसमें बताता है कि यदि मजदूर को यदि अपना जीवन अच्छा से जीना चाहे ईमानदार से, तो सूबे सिंह लोग जैसे कैसे उन्हें परेशान करके और उन्हें अपना जीवन ईमानदारी से नहीं जीने देते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज के जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाया। ये बात भी सही कि कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है हमारा, वो जातिवादी जो हमारी समाज की कुरीति है उससे अभी तक वो ऊपर नहीं उठ पाया। वो अभी भी जात पात में विश्वास करता है। खानाबदोश कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। इस कहानी में कहानीकार ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर करे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना का चित्रण किया है। साथ ही उच्च जाति और नीच जाति के बीच की गहरी खाई को भी दिखाया है। वाल्मीकि ने इस पाठ में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण को दर्शाया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। सूकिया और मानो असगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गांव छोड़कर ईंट के भट्ठे पर काम करने के लिए आए थे। अब देखिए यहाँ पे मेन इसका कौन कौन है, सुकिया और मानो, ये क्या है, पति पत्नी है। ये लोग असगर ठेकेदार के साथ गांव से बाहर एक भट्ठी है, ईंट का भट्ठा है, वहां पे काम करने के लिए आए थे और सोचे थे यहाँ पर हम कुछ पैसे कमाएंगे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। देखिए मोरी का काम क्या होता है, जो भट्ठे पर मान के चलिए भट्ठा इस तरह हम लोग जब रख देते हैं ना, तो उसमें पुआल उसमें कोयला डाल के इसको जलाया जाता है। तो मोरी का काम वही था, जलाना। वहाँ ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना था। मतलब ये थोड़ा इसलिए खतरनाक काम था कि इसमें जलता था वो, तो इससे थोड़ा डर था। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। असगर ठेकेदार ने सूकिया और मानव को एक सप्ताह के काम से खुश होकर उन्हें सांचे पर ईंट थापने का काम दे दिया। अब देखिए वहां पे क्या है कि सूकिया और मानव ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो वो खुश हो गया और कहा कि लो तुम सांचा लो और तुम इस पर अब ईंट थापो। इस प्रकार से ईंट वो थापने लगे। पहले वो मोरी पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे ईंट थापने लगे। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भट्टे पर दिन तो गहमा गहमी वाला था, लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरी की गोद में समा जाता था। देखिए यहाँ पे क्या था कि भट्टा पर किसी लाइट का तो व्यवस्था था नहीं, तो वहाँ पे है सो दिन में ऐसे गहमा गहमी रहता था, लेकिन रात में अंधेरा हो जाता था। मानो भट्टे के माहौल में तालमेल नहीं बीठ पाई, इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिट पिट की आवाज़ों में उसे मन ही मन दुश्चिंताओं और आकांक्षाओं की आवाज़ों को सुनाई देता था। मतलब वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पे अंधेरा हो जाता था, खाना बनता था तो उसे जो आवाज़ आता था वही वहाँ सुनाई देता था। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात न मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। अब कहीं ना कहीं देखिए मानो जो थी सो बेचारी महिला थी, वो सोचती थी कि कहीं मेरा शारीरिक शोषण ना हो जाए और बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार ना हो जाए, को मुझे छेड़ ना दे। यदि तरक्की करनी है तो शहर में रहना ही पड़ेगा। मानो सोचती है बेचारी कि मजबूरी है, खाना बदोश है, उसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सोचती थी कि यदि तरक्की करना है तो शहर में रहना पड़ेगा। पहले महीने ही सुकिया ने कुछ रुपये बचा लिए, जिन्हें देखकर मानो भी खुश हो गई। उसका जो पति सुकिया वो कुछ रुपया बचा लिया, जिसे देखकर मानो भी बेचारी खुश हो गई। उन दोनों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अधिक काम करना शुरू कर दिया। अब वो सोचने लगे कि नहीं, ज़्यादा पैसा कमाना है तो अधिक काम करना होगा। उसके साथ एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी रहता था। अब देखिए यहाँ पे एक जसदेव भी इस कहानी में पात्र है कि जसदेव भी रहता था। एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। अब देखिए यहाँ पर सूबे सिंह जो है ना थोड़ा बिगड़ैल प्रवृत्ति का ये आदमी है, तो ये मुख्तार सिंह मेन आदमी रहता है, उसका बेटा है ये सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह के भट्टे पर आते ही भट्टे का माहौल बदल गया। उसके सामने असगर भी भीगी बिल्ली बन जाता था। भट्टे पर काम करने वाली किसनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया। अब देखिए यहाँ पे एक मजदूर थी जिसका नाम किसनी था, उसे सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया, मैंने अपने प्यार में फंसा लिया, गलत तरीके से, गलत व्यवहार के साथ। किसनी उसके साथ शहर भी कई कई दिन तक के लिए चली जाती थी। उसका पति महेश बेचारा, उसका जो किसनी का पति था महेश, मन मार कर रह जाता था। असगर ठेकेदार ने उसे शराब की लत लगा दी थी। किसनी के हालत बदल गए थे। अब उसके पास ट्रांजिस्टर और अच्छे अच्छे कपड़े आ गए थे। अब देखो किसनी है सो मतलब वो पैसा कौड़ी देखी और वो सूबे सिंह के साथ थोड़ा गलत तरीके से रहने लगी, तो उसके पास पैसा वैसा सारा कुछ आ गया और उसका बेचारा जो पति महेश था वो कुछ नहीं कर पा रहा था।
भट्ठे पर पकती लाल ईंटों को देखकर मानो खुश होती थी। मतलब भट्ठे पर जब लाल ईंटें पकती थी तो मानो खुश हो जाती थी। वह ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपये जोड़कर अपना एक पक्का मकान देखने का बनाने का सपना देखने लगी। कहीं ना कहीं वो सोचने लगी कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी, ज़्यादा पैसे कमाऊँगी, तो मैं एक पक्का मकान अपना बनाऊँगी ईंटों का, जिसमें हम पूरे परिवार रहेंगे। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि किसनी जो उसके साथ थी, एक शब्द में कहा जा सकता है कि उसकी वो रखैल बन चुकी थी, तो वो बेचारी अस्वस्थ हो गई। तो क्या किया कि जो सूबे सिंह है वो मानो को बुलाता है कि नहीं अब मानो को भेजो। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। उसे पता था कि नहीं जो सूबे सिंह है उसका तो चाल चलन ठीक था नहीं। तो जब बुलाया तो मानो और जो सुकिया है पति पत्नी वो घबरा गए। वे सूबे सिंह की नीयत को भाप लिए। उन लोगों को पता चल गया था वो उसका नीयत खराब है। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, बस किसनी बनना नहीं चाहती थी। उसकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। बेचारे देखो ये जसदेव जो था सो उन्हीं लोगों के साथ काम करता था। वो सोचा कि नहीं मैं इससे नहीं मिलने जाने दूंगा, तो वो छोटा लड़का ही सूबे सिंह के साथ मिलने के लिए चल जाता है उसके पास। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द किया। अब जसदेव को जैसे ही सूबे सिंह देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो हंसू से लात घूसा मारने लगा, गाली वाली देने लगा और अधमरा सा कर दिया। उस दिन की घटना से सूबे सिंह से सभी सहम गए, मतलब सभी डर गए। सुकिया और मानो उसे झोपड़ी में ले आए। बेचारा को मार उड़ दिया तो उसे झोपड़ी में ले आए। जसदेव ने इस अपनेपन के कारण मानो और उसके लिए रोटी बनाकर ले जाती है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटियां नहीं खाई। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अब देखो वो बेचारा जसदेव था, वो तो यहाँ पे है सो उसका हेल्प करता है, लेकिन जब उसको खाने देने के लिए जाती है ये मतलब मानो, तो वो उसका खाने को नहीं खाता है। मतलब उसकी जो बनाई हुई रोटियां उसे नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि जसदेव एक ब्राह्मण लड़का था। असगर ठेकेदार जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदलता चला जाता है। अब देखिए कहीं ना कहीं जो उस असगर ठेकेदार था वो बोलता है जसदेव को कि तुम सुकिया और मानो के चक्कर में मत पड़ो, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो, तुम बड़ी जाति के हो, ऐसे वैसे उसको मतलब बहका देता है। तो वो फिर है सो उसके साथ नहीं रहने लगता, उसका साथ नहीं देने लगता है, उसका जो मतलब आचरण है वो बदल जाता है। सूबे सिंह सुकिया और मानो को तंग करने लगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मानो को वो बुलाता है तो जाती नहीं है, तो सूबे सिंह जो था वो मानो और सुकिया को तंग करने लगा। उसने सुकिया से साज छीनकर जसदेव को दे दिया। अब जो उसका पति के पास जो साज था ईंट बनाने का उससे वो छीनकर जसदेव को दे दिया। सुकिया को मोरी का काम पर लगा दिया। मोरी मतलब जो वहाँ पर आग वाला काम था, थोड़ा जो मतलब क्या उसको बोल सकते हैं डेंजरस काम था, उस पर लगा दिया। मानो डरने लगी। मानो को अब डर लगने लगा कि भाई उसका पति है, डेंजर काम कर रहा है, कुछ हो गया तो उसका क्या हुआ। उसकी मजदूरी छोटी छोटी बातों पर कटने लगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सूबे सिंह उसको एकदम टारगेट में ले लिया और छोटा छोटा बात पर उसका मजदूरी काटने लगा। जसदेव भी मानो पर हुक्म चलाने लगा था। अब क्या है कि यहाँ पे जसदेव भी है सो मानो पर हुक्म चलाने लगा था। कहीं ना कहीं जसदेव को पता चल गया था कि मैं ऊंची जाति का हूँ और ये दोनों नीचे जाति का है। एक दिन मानव ने पाथी ईंटों को सूखने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया। कैसे एक पर एक ईंट रख के है सो रखा जाता है वैसे ही रख दिया। अगले दिन सुबह जल्दी ही काम पर लग गई तो वहां पहुंचकर देखा कि पहले दिन ही ईंटें टूटी पड़ी थी। अब जो बेचारी वो ईंट पारी थी, जो ईंट थापी थी, वो सारा का सारा टूटा पड़ा था। वह दहाड़े मार कर रोने लगी। अब देखो किसको दुख नहीं होगा कि वो अपने एक महीने का जो मेहनत था, एक सप्ताह का, वो सारा का सारा ही टूट गया था। उसकी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर इकट्ठा हो गए। आवाज़ सुनकर सुकिया भी वहां आया और टूटी ईंटें देखकर भी उसे कुछ समझ में नहीं आने लगा। उसे लगा कि हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। अब देखिए यहाँ पे असगर ठेकेदार जो था वो तो बोल रहा था कि टूटी ईंटों का मजदूरी हम नहीं देंगे। सुकिया और मानो बुरी तरह टूट गए थे। दोनों वहां से अगले काम के लिए निकल पड़े। उन्हें लगने लगा कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी।
भट्टा उन्हें अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव सा लग रहा था। अब देखो क्या था कि सूखिया और मानो थोड़े गरीब थे, एक तो नीची जाति से थे, गरीब भी थे। तो उन्हें भट्टा जो है सो उनको एक ज़िंदगी का पड़ाव लग रहा था कि नहीं, मैं यहाँ पे रोज़ कमाऊंगी और कुछ खाऊंगी और कुछ बचा भी लूंगी। मानो को लग रहा था कि जसदेव उन्हें रोक लेगा। मानो को लग रहा था कि जो जसदेव के प्रति उन लोग का प्रेम है तो जसदेव उसे रोक लेगा। जसदेव के चुप रहने से उसका विश्वास टूट गया। टूटे हुए सपनों के कांच उसकी आंखों में चुभने लगे थे। वे एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े। अब आगे जाके बेचारे कोई और काम ढूंढेंगे। और देखिए आपको एक और हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप 11th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सो जो मॉडल सेट है जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो सारा का सारा इस पे अपलोड कर दिया जा रहा है, तो उससे आप जाके एक बार जरूर पढ़ ले। आपका जो एग्ज़ाम है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण देख लेते हैं। भट्टे का मालिक कौन था? आप बताइए भट्टे का मालिक कौन था? तो भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह था और उसका बेटा था सूबे सिंह। और ठेकेदार कौन था? असगर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असगर कौन था? असगर आप सभी जानते हैं कि ठेकेदार था। क्या था? ठेकेदार था। आगे बढ़ते हैं। सुकिया की पत्नी का क्या नाम था? तो सुकिया का पत्नी का नाम आप सभी जानते हैं कि मानो था। भट्टा कहाँ था? भट्टा कहाँ पे था? तो भट्टा थोड़ा शहर से दूर में था। कहाँ था? शहर से दूर में। जसदेव कौन था? तो जसदेव जो था सो भट्टे पर काम करने वाला एक ब्राह्मण लड़का था। आपको पता है ये चीज। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसनी के पति का क्या नाम है? किसनी जो है उसके पति का क्या नाम है? तो उसके पति का नाम महेश है। क्या नाम है? महेश है। किसनी के बदले ऑफिस में काम करने किसे बुलाया गया? किसनी के बदले ऑफिस में किसे काम करने के लिए बुलाया? तो मानो को बुलाया। भट्टे पर सूबे सिंह किसकी पिटाई कर देता है? तो आप सभी को पता है कि वो बेचारा छोटा बच्चा जसदेव की पिटाई कर देता है। जसदेव ने मानो की बनी हुई रोटियां क्यों नहीं खाई? आप सभी को पता है क्योंकि वह ब्राह्मण था, इसलिए उसने नहीं खाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो।